साल था 1985 जब स्टीव जॉब्स, जिन्होंने एप्पल की शुरुआत की, उन्हें अपनी ही बनाई कंपनी से निकाल दिया गया। ये एक ऐसा पल था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। ये वही स्टीव जॉब्स थे जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया बदल दी और आज उन्हें उन्हीं की बनाई कंपनी से निकाला जा रहा था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों और आखिर क्यों कुछ सालों बाद एप्पल के उस वक्त के मौजूदा ओनर्स को वापस स्टीव जॉब्स के पास जाना पड़ा एप्पल कंपनी को बचाने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू किताबी बातें। आज हम वॉल्टर आइजैक्सन की लिखी बुक स्टीव जॉब्स की समरी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर 1, द बिगनिंग ऑफ अ लेजेंड। 24 फरवरी 1955 को जन्मे स्टीव जॉब्स को उनके ही माता पिता ने अपनाने से मना कर दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें पॉल और क्लारा जॉब्स नाम के एक कपल ने गोद लिया। पॉल एक मैकेनिक थे और क्लारा एक अकाउंटेंट। उन्होंने स्टीव को वो प्यार और सपोर्ट दिया जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। बचपन से ही जॉब्स के अंदर एक जानने की जिज्ञासा थी। वो समझना चाहते थे कि चीजें कैसे काम करती हैं। वो घंटों गैजेट्स को खोलते और फिर उन्हें जोड़ते रहते थे। यही प्रैक्टिकल तरीका उनकी लीडरशिप का स्टाइल बन गया। जब स्टीव जॉब्स हाई स्कूल में थे तो वहाँ उनकी मुलाकात स्टीव वोज़नियाक से हुई। टेक्नोलॉजी में सेम इंटरेस्ट होने की वजह से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। आगे जाकर जॉब्स ने अटारी नाम की एक वीडियो गेमिंग कंपनी में जॉब की, जहां उनकी मुलाकात रोनाल्ड वेन से हुई। और फिर 1 अप्रैल 1976 में स्टीव जॉब्स ने रोनाल्ड वेन और स्टीव वोज़नियाक के साथ मिलकर एक गैराज में एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था एप्पल। जी हाँ, वही एप्पल जिसकी कहानी आज एक मिसाल बन चुकी है। चैप्टर 2, फ्रॉम गैराज टू ग्लोबल जायंट। उसी साल जुलाई में जॉब्स, स्टीव वोज़नियाक और रोनाल्ड वेन ने पहला एप्पल कंप्यूटर लॉन्च किया, एप्पल 1। ये एक किट के रूप में बेचा जाता था, जिसका मतलब था कि बायर्स को इसे खुद असेंबल करना पड़ता था। फिर 1977 में लॉन्च हुआ एप्पल 2। ये एप्पल का पहला सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर था। एप्पल 2 तुरंत ही हिट हो गया और एप्पल को सबकी नजरों में ला खड़ा किया। इससे एक ऐसी कंपनी की नींव रखी गई जिसने आगे चलकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में नए नए इन्वेंशंस किए। चैप्टर 3, चेंजिंग द टेक गेम। शुरू से ही स्टीव जॉब्स पुरानी परंपराओं को चुनौती देना चाहते थे। उनमें टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को समझने की एक अमेजिंग कैपेसिटी थी। उनका विजन अक्सर समय से बहुत आगे का होता था। उन्हें मार्केटिंग की भी अच्छी समझ थी। वो ब्रांडिंग और स्टोरी टेलिंग की ताकत को भी समझते थे। जब मैकिंटॉश, जिसे आमतौर पर मैक कहा जाता है, 24 जनवरी 1984 को लॉन्च किया गया था, तो उसे लॉन्च करते वक्त जो एड दिखाया गया था उसे आज भी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पैक्टफुल कमर्शियल्स में से एक माना जाता है। जॉब्स समझते थे कि असली खूबसूरती कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान बनाने में है। यही सोच एप्पल के डिजाइन की पहचान बन गई। चैप्टर 4, द मैक रेवोल्यूशन। यूजर फ्रेंडली होने की वजह से मैकिंटॉश को आम लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके इजी इंटरफेस से ही इंस्पायर होकर माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज बनाया। हालांकि अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में महंगा होने और सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी में कमी के कारण मैकिंटॉश को बिजनेस मार्केट में पैर जमाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ा। चैप्टर 5, बाउंस्ड बैक स्ट्रॉन्गर। स्टीव जॉब्स का मैनेजमेंट स्टाइल काफी डिमांडिंग था, जिससे लोगों को काफी प्रॉब्लम होने लगी। ऊपर से कंपनी के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स भी चल रही थी। धीरे धीरे सिचुएशन इतनी खराब होती चली गई कि आखिरकार 1985 में जिस कंपनी की उन्होंने स्थापना की थी उसी से उनको बाहर कर दिया गया। अपनी ही बनाई कंपनी से बाहर निकाल दिए जाना, ये सिचुएशन किसी को भी तोड़ कर रख सकती है, लेकिन ये स्टीव जॉब्स थे, हार मानने वालों में से नहीं। उन्होंने इस झटके को एक अवसर के रूप में बदल दिया। उन्होंने नेक्स्ट नाम की एक कंपनी की शुरुआत की और हाई एंड कंप्यूटर बनाने में लग गए। नेक्स्ट ने उन्हें टेक्नोलॉजी और डिजाइन की और भी गहरी समझ दी और यही टेक्निक आगे जाकर एप्पल के फिर से उभरने की वजह बन गई। फिर 1986 में उन्होंने लुकास फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के ग्राफिक्स डिवीजन को भी खरीदा। इस ग्राफिक डिवीजन को एनिमेशन इंडस्ट्री में बहुत सक्सेस मिली। इसने आगे जाकर टॉय स्टोरी, फाइंडिंग नीमो और द इनक्रेडिबल्स जैसी शानदार फिल्में बनाई। यस, यहाँ बात हो रही है पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज की। पिक्सार की सफलता ने जॉब्स को एक नई जिंदगी दी और उन्होंने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि असली विनर कभी हार नहीं मानता। चैप्टर 6, सेविंग एप्पल। 1996 में एप्पल कंपनी बहुत बुरी हालत में थी। कई सालों तक गलत फैसले लेने की वजह से कंपनी लगभग बर्बाद हो चुकी थी। आखिरी उम्मीद में एप्पल के मालिकों ने स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया। जब जॉब्स वापस आए तो उन्होंने सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट्स लाइन को ठीक किया। जो प्रोडक्ट्स बिक नहीं रहे थे उन्हें बंद कर दिया गया। उन्होंने कंपनी को वापस प्रॉफिट में लाने के लिए बहुत सारे चेंजेस किए। जॉब्स जानते थे कि सिर्फ कंप्यूटर बनाने से काम नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने इंटरनेट के बढ़ते इंपॉर्टेंस को भी पहचाना और iMac लॉन्च किया। iMac को लोगों ने बहुत पसंद किया। ये बहुत ही जल्दी फेमस हो गया।
जॉब्स के वापस आने से सिर्फ कंपनी ही नहीं बदली बल्कि लोगों के सोचने का तरीका भी बदल गया। जॉब्स चाहते थे कि एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत यूनिक दिखें और लोगों के बीच में एप्पल एक ब्रांड के रूप में डेवलप हो सके। चैप्टर 7 द आईपॉड मैजिक। 2001 में आईपॉड के लॉन्च के साथ जॉब्स ने न सिर्फ एप्पल बल्कि पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को बदल दिया। इसके क्लीन, स्टाइलिश डिजाइन और 1000 गाने स्टोर करने की कैपेसिटी ने इसे तुरंत फेमस बना दिया। लेकिन आईपॉड की असली सक्सेस आईट्यून्स के साथ आई। जॉब्स ने देखा कि इंटरनेट से म्यूजिक डाउनलोडिंग और शेयरिंग म्यूजिक इंडस्ट्री का फ्यूचर है, इसलिए उन्होंने गाने बनाने वाली कंपनीज के साथ मिलकर आईट्यून्स स्टोर बनाया, जिससे लोगों को सस्ती कीमत पर लीगली म्यूजिक डाउनलोड करने का तरीका मिला। आईट्यून्स स्टोर का लॉन्च एक गेम चेंजर था, जिसने यूजर्स के लिए गाने खरीदने और सुनने का तरीका बदल दिया। इससे पता चलता है कि जॉब्स मार्केट की जरूरतों के हिसाब से टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाए ये समझते थे। चैप्टर 8 द बर्थ ऑफ द आईफोन। स्टीव जॉब्स का सबसे बड़ा कारनामा था आईफोन। 2007 में लॉन्च हुआ आईफोन सिर्फ एक मोबाइल फोन नहीं था, ये पूरी इंडस्ट्री को बदल देने वाला प्रोडक्ट था। आईफोन की शुरुआत ने स्मार्टफोन की एक नई जनरेशन को जन्म दिया। इसके टच स्क्रीन इंटरफेस, इनोवेटिव एप्स और शानदार डिजाइन ने इसे टेक्नोलॉजी का आइकॉन बना दिया। जॉब्स का ध्यान सिर्फ हार्डवेयर पर नहीं था, उन्होंने ऐप स्टोर भी लॉन्च किया, जिससे डेवलपर्स को नए और अमेजिंग एप्स बनाने का मौका मिला। इसका नतीजा ये हुआ कि आईफोन सिर्फ एक फोन नहीं रहा बल्कि एक छोटा सा पर्सनल कंप्यूटर बन गया। आईफोन की सफलता ने एप्पल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया और इसे दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक बना दिया। चैप्टर 9 लेसन्स इन लीडरशिप। स्टीव जॉब्स का लीडरशिप स्टाइल सबको इंस्पायर करता था। उनके पास फ्यूचर को देखने की गजब की एबिलिटी थी। जॉब्स का लीडरशिप स्टाइल सिंप्लिसिटी, क्वालिटी और अपने काम के लिए एक सॉलिड कमिटमेंट पर बेस्ड था। उनकी परसिस्टेंस और अपने आइडियाज पर टिके रहने की आदत ने उन्हें एक इंस्पायरिंग लीडर बनाया। जॉब्स मानते थे कि ग्रेट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक ग्रेट टीम। उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जहां टीम के मेंबर्स अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इंस्पायर्ड होते थे। जॉब्स की एक बड़ी ताकत थी लोगों को उनके काम के प्रति मोटिवेट करना। इसके अलावा जॉब्स का यूजर एक्सपीरियंस पर जोर देना उनकी सोच की सबसे बड़ी खासियत थी। उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी को ऐसा डिजाइन करना चाहिए कि वो यूजर्स के लिए इजी और कन्वीनियंट हो। उनकी इस सोच ने एप्पल के प्रोडक्ट्स को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया। चैप्टर 10 द लेगेसी लिव्स ऑन। स्टीव जॉब्स का इम्पैक्ट उनकी डेथ के बाद भी बना हुआ है। उनके विजन ने दुनिया को बदल दिया। जॉब्स की सोच आज भी एप्पल और दुनिया भर की टेक्नोलॉजी कंपनीज को इंस्पायर करती है। स्टीव जॉब्स की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उस रेवोल्यूशन की कहानी है जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदला। उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे एक इंसान का विजन पूरी दुनिया में चेंज ला सकता है। स्टीव जॉब्स की लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगी। When you grow up, you tend to get told that the world is the way it is, and your life is just to live your life inside the world. Try not to bash into the walls too much. Try to have a nice family life. Have fun. Save a little money. But life, that's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you, and you can change it. You can influence it. You can build your own things that other people can use. Once you learn that, you'll never be the same again.